प्रॉब्लम बिजनेस तो होती है, बिजनेस के अलावा भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बिजनेस को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट इज देयर बट ट्रस्ट इज नॉट फंडेड। आपने एक ट्रस्ट बनाई, सामान डाला, यूज चल रहा है, तब क्या रिस्क? दूसरा, कल को वो नहीं रहे तो क्या रिस्क? और रिस्क कई बार बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, रिस्क उनके पर्सनल एसेट पे ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द बुक। हाय एवरीवन, आई एम संजय शर्मा फ्रॉम फॉर्च्यून लाइफ वेल्थ मैनेजमेंट और मैं 25 साल से इस बिज़नेस में हूँ। इस दौरान मैंने ना काफ़ी हम लोगों के साथ जब हमने इंटरेक्शन किया है, बिजनेस ओनर्स के साथ स्पेशली, जो हमारी प्रैक्टिस का मेन पार्ट है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं बीच में, जहाँ पर कि क्लाइंट्स को, ये जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो प्रॉब्लम में आते हैं, अपार्ट जो उनके बिज़नेस से रिलेटेड और बिज़नेस से नॉन रिलेटेड होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत बार हमें जब थिंकिंग करते हैं कि उनका सोल्यूशंस क्या है, तो वो आंसर्स हमें मिल नहीं पाते हैं। तो मैंने इसी दौरान, मुझे दीपक सर का मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं और वहाँ पर मुझे कुछ आंसर्स उनके मिले हैं। तो मैंने दीपक सर को रिक्वेस्ट किया कि सर क्या हम इस तरह का एक इंटरेक्शन कर सकते हैं जहाँ पर एक बिज़नेस ओनर्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं बिज़नेस में और जिनकी वजह से बिज़नेस भी हैम्पर होता है, तो हम उसके बारे में एक आज थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो दीपक सर, थैंक यू, आपने मेरा इन्वाइट एक्सेप्ट किया। सर, ये वाली बात आपसे बहुत बार होती है और हर बार ये होती है कि बिज़नेस ओनर्स को प्रॉब्लम बिज़नेस तो होती है, बिज़नेस के अलावा भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बिज़नेस को हैम्पर करती हैं। तो सर, आज मेरा पॉइंट आपसे यही रहेगा कि आप इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि एक बिज़नेस ओनर या पब्लिक एट लार्ज एसेट्स को बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, वेल्थ को इन्हेंस करने में इंटरेस्टेड है, बट वो इस दौरान पूरी जर्नी में ना ये मिस कर रहे हैं कि ये वेल्थ ट्रांसफ़र भी करनी है और ये वेल्थ प्रोटेक्ट भी करनी है। तो आपका जो इंसाइट्स है और मैंने इतनी दिनों से आपसे सीखा है ये सब, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। संजय, आपको मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ नियरली, राइट? तो ING के दिनों से, राइट? एंड you have done very remarkable work in wealth protection planning, right? तो वेल्थ प्रोटेक्शन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट वेल्थ ट्रांसफ़र प्लानिंग भी, क्योंकि अगर आप इस वेल्थ को प्रोटेक्ट भी कर लोगे और ठीक से ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो रिस्क तो आ जाएगा ना। और हम सब चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी वेल्थ ठीक से अगली जनरेशन पे चली जाए, सुरक्षित रहे उनके पास, वो ठीक से मैनेज कर पाएँ, वो इसको ठीक से एंजॉय कर पाएँ। अब जब आप स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स की बात करते हो कि ये बिजनेस ओनर्स को क्या ऐसे रिस्क हैं जिससे हम उन्हें सेफगार्ड कर सकते, तो मैं इन रिस्क को ना 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँ। पहला, जब बिजनेस चल रहा है तब क्या रिस्क? दूसरा, कल को वो नहीं रहे तो क्या रिस्क, राइट? और रिस्क बिजनेस का ही है, और रिस्क कई बार बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, रिस्क उनके पर्सनल एसेट पे ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द बिजनेस। हमें उसके बारे में भी सोचना, राइट? तो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग टाइप के रिस्क आते हैं। जैसे आपने पर्सनल गारंटी दी हुई है, आपके क्रेडिटर्स ने कुछ क्लेम्स डाल दिए हैं, आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है किसी वजह से, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है बिजनेस चलाने में, दूसरा बिजनेस में काम कर रहा है। ये सारे इश्यूज हैं जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करो। तो इस पॉडकास्ट में हम कवर करना चाहते हैं वो वेरियस इश्यूज जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन को या तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या फ्यूचर में फेस कर सकते हैं, और उन इश्यूज के लिए हमारे पे किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं और ये सॉल्यूशन उस बिजनेस ओनर के लिए क्यों जरूरी है, राइट? सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बोला कि ये बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, बट हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है कि जो क्लाइंट्स हैं या जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो बहुत कीन नहीं है या वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस डिस्कशन को करने में। उन्हें लगता है कि अगर ये डिस्कशन किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और वो इस वाले बर्डन को साथ में लेके चलते रहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए? नहीं, अगर मैं बिजनेस ओनर्स को अगर मुझे कोई मैसेज देना तो मैं कहता हूँ प्लानिंग इज़ बेस्ट, राइट? इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट? तो पर रीज़न क्या है कि लोग हिचकते हैं इन चीज़ों को डिस्कस करने में, राइट? उसका मेन रीज़न क्या है कि डेथ इज़ नॉट अ प्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है? और उसकी प्लानिंग नहीं करना चाहते। दूसरा, मेरे बिजनेस में रिस्क है ये मैं जानना ही नहीं चाहता, मैं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा,
राइट। तो जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती है ना लाइफ में, लोग जनरली उनको अवॉइड करना चाहते हैं। पर अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, उन्होंने हमेशा प्लानिंग ऐसी करी है कि अगर बुरे से बुरा होगा तो भी मैं बच जाऊंगा, राइट। हम चाहते हैं कि लोग प्रोएक्टिवली अपनी वेल्थ और बिजनेस को इस तरीके से प्लान करें कि अगर ये रिस्क आए भी, और ये स्ट्रैटेजिक रिस्क हैं, अगर आए भी तो भी वो बच जाएं या उस नुकसान को मिनिमाइज कर पाए, राइट। यही पर्पस है इस प्लानिंग का टोटल। सर जैसे अभी हमारा जब डिस्कशन होता है तो मुझे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद आ रहे हैं। बड़ा एक स्पेसिफिक एग्जांपल और बड़ा रीसेंट है कि एक 84 ईयर ओल्ड हमारे क्लाइंट हैं, जिनको मैं खुद 30 साल से सर्विस दे रहा हूँ। और उनसे जब डिस्कशन में ये पता चला कि उन्होंने अभी एक नया एक वेंचर स्टार्ट किया है और उसमें उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी दी है। और पर्सनल गारंटी में उन्होंने अपना एक लैंड को बैंक को दिया है, जिसकी लैंड की वैल्यू करीब 50 करोड़ है, बट जो लिमिट है वो 7 करोड़ की है। और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इन केस ऑफ ए डिफ़ॉल्ट या इन केस अगर वो कुछ दिक्कत आती है तो बैंक पूरे के ऊपर चार्ज लेगा, ना कि वो सिर्फ 7 करोड़ के ऊपर ही अपना चार्ज रखेगा। बट ही इज़ नॉट रेडी, मतलब वो कहते, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मेरा जो रिस्क है ये सिर्फ 7 करोड़ का है और ये मेरा पास ऑन नहीं होगा, जबकि उन्होंने पर्सनल गारंटी साइन की है। नहीं, देखिए, पार्शियली ही इज करेक्ट, राइट। जितनी उनकी ऑब्लिगेशन है, वो जो भी लोन का अमाउंट होगा, चाहे वो 7 हो, इंटरेस्ट लग के 10 हो, 12 हो, उतनी ही है। पर जहाँ पर वो गलत हैं वो ये है, पहला ये ऑब्लिगेशन उनके बाद उनके बच्चों को पास हो जाएगा अगर देनदारी है तो, राइट। बच्चों को पास ऑन कितना होगा, उतने तक ही होगा जितने की उनको इनहेरिटेंस मिल रही है। दूसरा, जो लेंडर है वो लिमिटेड नहीं है कि खाली वो ही प्रॉपर्टी सेल करके इस लोन को चुकाए जो उन्होंने मॉर्गेज करी है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल गारंटी दे दी है। उनकी सारी प्रॉपर्टी रिस्क में है। सपोज इस लैंड को बेचने में प्रॉब्लम आ रही होती है, या लेंडर को लगता है यार इसके आराम से बायर नहीं मिलेंगे, तो कहेगा लैंड छोड़ो, इनका घर बेच दो, इनके म्यूचुअल फंड अटैच कर दो। उस अमाउंट तक तो वो इज बाउंड कि भाई मेरे 12 करोड़ लेने तो मैं 12 ही लूंगा, बट इसका मतलब ये है कि उनकी जो एंटायर प्रॉपर्टीज आर एट रिस्क। जो स्पिल ओवर हो रहा है, ये रिस्क, ये सारी प्रॉपर्टी क्योंकि उन्होंने पर्सनल गारंटी दे दी, राइट। अगर वो पर्सनल गारंटी नहीं देते, खाली लैंड मॉर्गेज करते, तो मे बी ये नहीं स्पिल ओवर होता, राइट। बट मोस्ट बिजनेस ओनर्स हैव गिवन पर्सनल गारंटीज फॉर लोन्स, क्योंकि उसके बिना वो जिन्हें लगता है कि लोन नहीं मिलता, जो कि रॉन्ग है। एग्जैक्टली, वो कहते हैं बैंक बिल्कुल एडमेंट होता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लोन दिलाए हैं या रीनेगोशिएट कराया है विदाउट पर्सनल गारंटी। तो ये आपका माइंडसेट है, नहीं मिलता। आप कह के तो देखो बैंक से कि मुझे दूसरा बैंक दे रहा है। ओके, सही। एक तो बिजनेस हो गया, एक तो रिस्क हो गया सर, जो क्रेडिटर्स वाला रिस्क है, जिसको कि स्पिल ओवर होता है वो दूसरी जगहों पे, बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं। और अगर प्रॉब्लम विद इन फैमिली हो, विद इन फैमिली में प्रॉब्लम्स आजकल जो ज़्यादा सामने आती हैं वो वाली हैं कि दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, दादाजी के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, उनकी बाद में जनरेशन आई बिजनेस करने के लिए, तो एक बेटे के साथ सिचुएशन ये है कि उनके बच्चे अब्रॉड में पढ़े हैं या अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, बट दादाजी की विल यही है या दादाजी का मन यही है कि सब कुछ इक्वल है। बट सर ये तो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और इस केस में आई हैव सीन सो मैनी केसेस जहाँ पर कि बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, पर्सनल रिलेशंस इफेक्ट हो रहे हैं, एंड पीपल एट लार्ज थिंक कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट आपसे जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो आपने बहुत अच्छे सोल्यूशंस बताए हैं। नहीं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पर जो बेसिक सॉल्यूशन है ना, आप मैनेजमेंट और कंट्रोल को अलग कर दो ओनरशिप से, राइट। जो 2 भाई यहाँ पे हैं वो बिजनेस संभालें, ओनर 3 और हैं। अगर मैं ऐसा कर पाऊँ और इनको बिजनेस संभालने का कुछ एक्स्ट्रा मिले, देन द ब्रदर इज नॉट इन्वॉल्व, तो एक सॉल्यूशन बनता है, राइट। और ये बिजनेस कंटिन्यू रहता है फैमिली में जनरेशन्स तक, क्योंकि हो सकता है इस फैमिली का सबसे बड़ा एसेट ये बिजनेस ही हो, राइट, राइट। तो और इस बिजनेस को अगर नुकसान होता है, नुकसान तीनों का है, राइट। तीनों ओनर्स का है ना नुकसान, जो, राइट। तो अगर मैं मैनेजमेंट और ओनरशिप को सेपरेट कर पाऊँ किसी स्ट्रक्चर से, which is done through a structure called private family trust, which can be done through a structure called private family trust, then this can be achieved.
पर ये सॉल्यूशंस थोड़ा सा गहराई में जाके देखने पर, हाँ सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये वाली चीज़ पॉसिबल है, बट क्या ये सर अवेयरनेस लेवल की बात है कि हम इंडिया में इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं करते, या जब हम डिस्कस करते हैं तो अब ये वेरी फेमसली वी फाइंड कि लोग अनअवेयर हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बीच में एक बड़ा स्पेसिफिक केस ला रहा हूँ, जैसे अभी संजय कपूर और करिश्मा कपूर वाला जो केस है, तो मुझे यहीं पे कुछ, मैंने भी जब अपनी रिसर्च की तो पता चला कि विल जो है वो सिंगल पेपर के ऊपर है और 30,000 करोड़ की जो इनहेरिटेंस है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो केसेस हैं जहाँ पर इतना बड़ा एक बिजनेस एम्पायर और वो डिस्प्यूट में जा रहा है, तो आप पता ही है कि सब कुछ स्लो हो जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें कैसे बचाई जा सकती हैं? नहीं, तो इस केस में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट इज देयर, राइट, बट ट्रस्ट इज नॉट फंडेड। आपने एक ट्रस्ट बनाई, सामान डाला ही नहीं उसके अंदर, या अधूरा सामान डाला, तो ट्रस्ट तो उसी को प्रोटेक्ट कर पाएगा ना जो उसके अंदर है, जो उसके बाहर रह गया उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। प्रॉब्लम उन सामान की है जो ट्रस्ट में नहीं गए। जो ट्रस्ट के अंदर चला गया वो तो ट्रस्ट डीड से कंट्रोल हो ही रहा है, और वो इनहेरिटेंस का पार्ट ही नहीं है, वो उसकी एस्टेट है ही नहीं, वो तो एस्टेट से बाहर निकल गया, राइट। तो प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ एस्टेट प्लानिंग, राइट, क्योंकि आपने सोचा अभी तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, राइट, तो आपने उसको पूरी प्लानिंग नहीं करी। आप जरूरी नहीं आप सारा सामान ट्रस्ट में एक बार में डालो, आई एम ऑल्सो नॉट फॉर इट, पर प्रोविजन तो बनाओ कि कल को मेरे से नहीं गया और मैं चला गया तो क्या होगा। राइट। वो प्रोविजन पूरी तरह प्रॉपरली नहीं करेगा। और ये प्रोसेस कब शुरू हो जाना चाहिए? बिफोर यू डाई। बिफोर यू डाई का मतलब है समवन इज Yeah, प्रीटी यंग। टुडे डेथ इज अनप्रिडिक्टेबल ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इस दिन तक करूंगा। राइट, और ये जो सर ये जो इंटर जनरेशनल जो चीज़ें आती हैं बिजनेस फैमिलीज़ में, तो एक होता है कि थर्ड जनरेशन बिजनेस में आ गई है, बात हो रही है, बिजनेस हो रहा है, और फिर जैसी थर्ड जनरेशन एंटर करती है तो पता लगा डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। और मुझे आपका वो ह्यूमन एंगल आप जो डालते हैं कि ये फिनेंस से ज़्यादा या मनी से ज़्यादा, वेल्थ से ज़्यादा, ये आपके इमोशंस की डिवीज़न है, और आप जो डिवाइड कर रहे हो या जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो वेल्थ से ज़्यादा वो आपके इमोशंस हैं जो आप ट्रांसफ़र करोगे। बट उसमें फिर वो नेक्स्ट जनरेशन का जो मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उनके जो इश्यूज आते हैं कि वो बाहर पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैं जिस सेगमेंट में काम करता हूँ मेरे को ये चीज़ बहुत वो आती है सुनने को कि ये बाहर पढ़ के आए ना तो इसको हमारी बात समझ नहीं आती, इसको बस हमारे पैसों से मतलब है। तो उस वाले केसों में ये ह्यूमन एंगल से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, इमोशनल एंगल को मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। नहीं, अगर देखो मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि इंडिया में रह के बच्चा गलत हो गया, और ऐसे भी केस देखे हैं बाहर से पढ़ के आया तो भी गलत नहीं हुआ, तो आप उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। राइट, हाँ, थॉट प्रोसेस बाहर जाके थोड़ा सा मैंने देखा है जनरली सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, क्योंकि वो सोसाइटीज ऐसी है, राइट। पर अगर आपने अच्छी वैल्यूज़ दी है ना अपने बच्चों को, तो वो वैल्यूज़ कहीं जाके डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना, वो वैल्यू ही क्या जो बाहर जाके डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट, राइट। तो आपने अगर अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा संस्कार दिए तो वो कहीं पे भी दे विल सर्वाइव। बट स्टिल इफ यू हैव अ चाइल्ड हु डजंट जेल अलोंग विद द फैमिली, है ना, तो आप क्या सिस्टम क्रिएट कर सकते हो कि इस बच्चे को प्रोटेक्ट भी करो, राइट, और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी इसकी वजह से असर ना पड़े, ओके, राइट। दो स्ट्रक्चर्स वी कैन हेल्प यू क्रिएट, राइट। और उसमें स्ट्रक्चर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड व्हाट यू आर एबल टू अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट। तो वो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं ऐसे कि भाई जो एक बच्चा है इसको कंट्रोल कितना देना है, सामान कितना देना है, कौन सा सामान देना है, इसकी अगर कोई गलत आदत है उससे कैसे बचाना है, राइट। ये किसी गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में उनसे कैसे प्रिवेंट करना है, राइट। तो वो लोग कोई भी हो सकते हैं, वो उसके स्पाउस हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, कोई और लोग हो सकते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस को कैसे बचाना है। तो मैं वो सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकता हूँ विद इन इनहेरिटेंस प्लानिंग, कि आप एश्योर्ड होगी कि मेरे इस बच्चे को कि जितनी मैं मदद कर सकता था अपनी लाइफ टाइम में मैंने वो मदद कर दी, है ना। और अगर आप सोचें दुनिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है जो 100%
काम ही करेगा, वो इम्पॉसिबल है। पर स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका बच्चा बेटर ऑफ होगा, आपका परिवार बेटर ऑफ होगा, देन विदाउट अ स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सकते हैं इससे। कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे, रास्ता दिखाई देगा, बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी, फ्रीडम कुछ लेवल तक मिलेगी, कुछ लेवल तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो सब होएगा, राइट। पर अगर आप कहो कि कोई ऐसा कोई आदमी फ्यूचर देख के रूल्स बना सकता है आज, वो इम्पॉसिबल है। तो इस वाली बात से ना मुझे एक चीज़ एक और एग्जांपल याद आया जो अभी हमारा किसी डिस्कशन हुआ। सो ये जो क्लाइंट हैं ये अराउंड 80 ईयर्स हैं राइट नाउ, और एक अच्छा भला इनके पास इनहेरिटेंस है ह्यूज, मतलब, और वो ज़्यादातर रियल एस्टेट की तरफ है, और उनके पास फार्म हाउसेज और इस तरह की जो स्टेट्स हैं। उसमें उनको दिक्कत ये है कि ही हैज़ थ्री सन्स, और तीनों सन्स में 2 सन्स की उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे आर वेल ऑफ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो शायद जो हमारे ये क्लाइंट हैं वो इनसे भी शायद बेटर कर जाएं लाइफ में, एंड दे अंडरस्टैंड लाइफ प्रीटी वेल, और उन्होंने सब कुछ अपना अच्छा मैनेज किया हुआ है। जो क्लाइंट हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन वो भी ये चीज़ शेयर करते हैं कि मुझे इन दोनों की दिक्कत नहीं है, ये दोनों अपना हिसाब कर लेंगे। बट उनका जो एक थर्ड बेटा है उसकी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मतलब फॉर एग्जांपल जो उनके साथ डिस्कशन में ये बात आई है कि अगर इसको मैं किराए के लिए भी एक चीज़ एसेट दे दूँ विद हिज कैपेबिलिटीज़ एंड विद हिज एटीट्यूड और विद जो लाइफ में उनका हिसाब किताब है, ही विल नॉट इवन मैनेज दैट। तो वो कैसे इस चीज़ को प्लान आउट कर सकते हैं? तो वो एक प्राइवेट एंड ही ट्रस्ट उनकी डॉटर इन लॉ को वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ओनरशिप में नहीं ट्रांसफ़र करना चाहता डॉटर इन लॉ को, ओनरशिप में शायद ट्रांसफ़र कर दूं, बट कंट्रोल बेटे का ही रहना चाहिए। ये चीज़ कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है सर? नहीं, तो अगर वो ही थिंक्स दैट हिज डॉटर इन लॉ इज अ बेटर मैनेजर देन हिज सन, राइट, तो आई कैन मेक द सन द बेनिफिशियरी एंड डॉटर इन लॉ द ट्रस्टी, कि कंट्रोल डॉटर इन लॉ का है, मैनेजमेंट डॉटर इन लॉ का है, पर पैसा सारा बेटे पे जाएगा। और उसके बाद में रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेलिंग द रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर बेचना किसी वजह से पड़ा और बिल्कुल अनड्यू सर्कमस्टांसेस में, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, तो आप सेल भी कर सकते हो, पर वापस दोबारा ऐसी रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी जिसका इतना रेंट होगा। उस टाइप के क्लॉजेस डाल दूंगा एक ट्रस्ट के अंदर। तो बेटा ओनर है पर इंटरफेयर नहीं कर सकता डे टू डे वर्किंग। कोई प्रॉब्लम क्या होगी अगर उसको इंटरफेरेंस अलाउ कर दी तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा इसको। तो ही बिलीव दैट हिज डॉटर इन लॉ इज अ बेटर मैनेजर ऑफ दीज थिंग्स। तो मे बी द की इज टू बी गिवन टू द डॉटर इन लॉ, बट द सेफ इज टू बी ओन्ड बाय द सन। एंड सर व्हेन इट कम्स टू एसेट क्लास, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि आजकल जैसे बिकॉज वी आर एट द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, और इंडिया में इतना डाइवर्सिफाइड है कि हमारी एसेट क्लास हमारे एरिया के हिसाब से डिफाइन होती है। हम वेस्ट में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, तो वहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साउथ में जाते हैं तो गोल्ड, ईस्ट की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर वो जो छोटा वाला एफडीज और चिट फंड्स वगैरह। बट हमारा नॉर्थ इज़ प्रोमिनेंटली नोन फॉर रियल एस्टेट थिंग। और सामने कोई बोले ना बोले, बट जो उसकी इलिक्विडिटी का जो फैक्टर आता है, या जो इनहेरिटेंस के टाइम पे, क्योंकि वो इतना बड़ा इलिक्विड है कि अगर मुझे उसको डिवाइड भी करना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको आधा इसको दे दूँ, टॉयलेट इसको दे दूँ, या किचन इसको दे दूँ। तो वो वाले इश्यूज़ में आप क्या समझते हैं कि एसेट क्लास कितना मैटर करता है? नहीं, एसेट क्लास मैटर्स अ लॉट इन इनहेरिटेंस, राइट। जैसे आपने कहा रियल एस्टेट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इलिक्विड है और डिविजिबल नहीं है, और ये ना इनहेरिटेंस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लिक्विडिटी तो मैं मानता हूँ, आप सब समझते हैं क्या इशू है कि भाई मेरे पे प्रॉपर्टी है, नॉन रेंट बियरिंग है, तो ये पड़ी है, मेरे पे कैश फ्लो खत्म हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा ठीक से, बच्चे डिपेंडेंट है इस प्रॉपर्टी पे, और प्रॉपर्टी इलिक्विड है, बिक नहीं रही, बिकने में टाइम लगाती है। पर जो डिविजिबिलिटी है ना, वो इससे बड़ा इशू। अगर मेरे 2 बच्चे घर में नहीं रह सकते तो क्या वो एक प्रॉपर्टी को साथ को ओन कर सकते हैं? राइट, आप सोचो। तो अगर मैंने, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, बच्चे के लोग पेरेंट्स क्या कहेंगे जी हमें इक्वल बांटनी है दोनों में। अब इक्वालिटी के 2 तरीके, या तो मैं अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग बच्चों को दे दूं, विच इज़ अ बेटर वे देखने में, पर वो इक्वल नहीं रहेगा कभी भी। राइट, मैंने आज एक प्रॉपर्टी मेरी 10 करोड़ की है, बाकी 2 मिला के 10 करोड़ की है, राइट, तो मैंने एक बच्चे को आज की 10 करोड़ की दे दी और बाकी 2 को मिला के अगली 10 करोड़ की दे दी। प्रॉब्लम क्या है, जब तक मेरी डेथ हुई, जो प्रॉपर्टी ए है ये तो डबल ही हुई, और बाकी जो 2 प्रॉपर्टी है वो 4 गुनी हो गई। राइट, अब ये इक्वल नहीं रहा। राइट, तो अगर इक्वल आपका
वो है या परसेंटेज आपका कोई दिमाग में है, तो मैं कहूँगा हर एक प्रॉपर्टी में बराबर बराबर दो, वही तरीका है। राइट। पर हर एक प्रॉपर्टी का बराबर देता हूँ तो ये को ओनर्स बनने वाले हैं, और को ओनर्स बनेंगे तो इनके स्पाउसेज, इनके बच्चे सब इंटरेस्टेड हो जाएंगे प्रॉपर्टी, राइट। तो ये एक दूसरा इशू है मैनेजमेंट का। राइट। इसीलिए रियल एस्टेट इज नॉट गुड फॉर इनहेरिटेंस, राइट। आपका जो प्राइमरी रेजिडेंस है ना, वो तो आपकी मजबूरी है, दैट शुड बी विद यू, बट अदर रियल एस्टेट it would be better if you can convert it into liquid assets during your lifetime. Then inheritance is easier, more assured, right? Management is easy. मैंने कितनी बार देखा है, वो कहता है बच्चा रियल एस्टेट तो नहीं मैनेज कर पाएगा, या बच्चा इंडिया के बाहर चला गया तो कौन मैनेज करेगा उसको। तो वो सारे इश्यूज भी हैं, राइट। और इंडिया ऐसी जगहों पे जहाँ पे कब्जे आराम से हो जाते हैं, लॉ इज सो स्लो, राइट। हर स्टेट का अलग लॉ है। नहीं, लॉ भी अलग है और लॉ इज स्लो। लॉ की जो एबिलिटी टू डिलीवर जस्टिस है, दैट्स वेरी स्लो ना, राइट। तो वो भी तो एक इशू है। राइट। तो अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी, और मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट तो मेरे फेवर में ही जाएगा, पर फेवर में कब जाएगा इसकी क्या गारंटी है? हाउ मच टाइम विल इट टेक? वो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए रियल एस्टेट या तो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, राइट, या रहने के लिए यूज कर रहे हो, then it makes sense. But real estate for investment, I think most people should convert it into a financial asset before they give it to their children, so that it's easily divisible, easily managed, and the liquidity is with the children. राइट। मैं इसको देखता हूँ सर वेल्थ मैनेजमेंट के एंगल से। जब हम इसको डिस्कशन करते हैं तो जनरली हमारे डिस्कशन में ये वाली चीज़ नहीं आ रही होती कि ट्रांसफ़र भी करना है, या द मोमेंट वी डिस्कस दिस तो क्लाइंट को एक अनइजीनेस होती है कि मैं इस सब्जेक्ट को टच करूँगा ना तो मुझे बहुत डीप जाना पड़ेगा। और वो ऐसे भी केसेस हैं कि जहाँ पर क्लाइंट्स मीटिंग कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ को फैमिली में बैठ के सेटल कर लेंगे, बट ड्यूरिंग द मीटिंग ऐसी चीज़ें प्रॉपअप हो जाती हैं कि फिर वो मामला थोड़ा गड़बड़ वाली साइड पे जाता है। आप तो ये वाली चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते हो और आप तो नंबर ऑफ केसेस में करते हो, तो आप और क्या यूनिक केसेस बिजनेस ओनर से रिलेटेड, आइदर वो छोटा बिजनेस ओनर है या बड़ा बिजनेस ओनर है, आपने कैसे देखे हैं और क्या सोल्यूशन उनके हो सकते हैं? एक केस जो बहुत यूजुअली दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में करते हैं, राइट, राइट। एंड अ पार्टनर माइट बी अ ब्रदर, इट माइट बी अ नॉन रिलेटेड पर्सन, राइट, सिबलिंग भी हो सकता है या नॉन रिलेटेड पर्सन की पार्टनरशिप होती है। प्रॉब्लम होती है व्हेन वन ऑफ द पार्टनर पासेस अवे, तो जो डिसीज पार्टनर है उसके बच्चे नए ओनर बन जाएंगे, या उसकी वाइफ नई ओनर बन जाएगी, या बच्चे और वाइफ बन जाएंगे नए ओनर। अब इनकी एबिलिटी टू डू बिजनेस इज क्वेश्चनेबल, राइट, एंड देयर एबिलिटी टू जेल विद द सर्वाइविंग पार्टनर इज क्वेश्चनेबल, राइट, राइट। अब इससे नुकसान क्या होगा? इसका मतलब ये बिजनेस धीरे धीरे वाइंड अप की तरफ जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे, एबिलिटी रहेगी नहीं मैनेज करने की। और ये नुकसान किसका है? दोनों का नुकसान है। राइट, भाई एक सर्वाइविंग पार्टनर को बिजनेस नहीं मिला चलाने को, और डिसीज पार्टनर को उसकी वैल्यू नहीं मिली, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, राइट। तो अब इस चीज़ को हम बिजनेस वैल्यू प्रोटेक्शन ट्रस्ट से ओवरकम कर जाते हैं, राइट। वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, हम क्रिएट करते हैं जो ये करता है, ये बहुत कॉमन है। दूसरा, मैं बहुत बार देखता हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 तो अपनी जॉब करते हैं या अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं, एक मेरे साथ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चा मेरे साथ पिछले 20 साल से है। जब इसने ज्वाइन किया था बिजनेस एक्स था, आज x⁵5 हो गया, राइट, बिजनेस मेरे ही नाम है। राइट, अब मैं अपने बाकी बच्चों को x⁵5 का 1/3 दूं ईच, या x का 1/3 दूं, राइट। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, ये 2 कभी बिजनेस तो करने नहीं वाले, राइट, और ओनर बन के जाएंगे, चाहे वो 20% की ही बने। सपोज मैंने कहा चल मैं तो खाली 20% दूंगा, बाकी तो इसी ने बढ़ाया, बट स्टिल दे हैव अ इंटरफेरेंस। राइट, इशू है या नहीं है? राइट, और हम क्या करते हैं, इन इश्यूज को ना अवॉइड करते हैं, हम इसमें डिसीजन लेने को सोचते ही नहीं। राइट, पर ये दीज आर टैकेबल इश्यूज। आप इस पे अगर आप डिसीजंस लो, हम आपको 5-6 ऑप्शन दे देंगे इसे करने के, आप चूज करो आपके लिए बेस्ट कौन सा है, राइट, राइट। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर
पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग। फिर हमारे पास ऐसे इश्यूज आते हैं जैसे स्पाउसेस ऑफ चिल्ड्रन, Spouses of children. हाँ, दे बिकम इन्वॉल्व इन द बिजनेस, Right. राइट, along with their husbands or wives. Right. ये this complicates things, Right. राइट। आपके बच्चों में तो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो भाई बहन है, Right. पर जैसे ही वो थर्ड पर्सन फ्रॉम फैमिली, पार्ट ऑफ फैमिली, Right. बट विद अ डिफरेंट अपब्रिंगिंग इज एडिंग इनटू द बिजनेस, Right. इट कॉम्प्लिकेट्स बिजनेसेस। सर जैसे आप पार्टनर्स की बात कर रहे हो तो मेरे को एक पॉइंट उसमें याद आया कि जनरली जो पार्टनरशिप्स हम लोग बिजनेस में करते हैं तो हमारी पार्टनरशिप क्या होती है कि मैं सेल्स वाला पार्ट देख लूँगा, आप प्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो। कुछ दिन तो ये चीज़ सही चलती है, बट बाद में ये वाली प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है कि फेस कौन है, कंपनी का फेस, और जो पीछे ऑपरेशन हैंडल कर रहा है उसको कोई जानता ही नहीं है। तो ये टिपिकल केस है मेरे माइंड में, हमारे साथ मतलब हमने ऐसे इस केस को टैकल किया है कि जब वी केम टू नो कि इसकी वजह से पार्टनरशिप खराब हुई, दे वर रियल ब्रदर्स, बिजनेस खराब हुआ। इसका क्या सोल्यूशन है कि सर मतलब फ्यूचर में जाके कि फेस कोई जानता ही नहीं है दूसरे वाले उसको, लोग सोचते हैं कि ओनर तो वो है जो कंपनी का फेस था। हाउ टू डील दिस सिचुएशन सर? नहीं, पर संजय इस बात की क्या गारंटी है, ये जो बच्चा जो फेस नहीं है, इसके बच्चे वुड बी गुड इन सेल्स, या जो ऑपरेशंस वाला है उसके बच्चे आर गुड इन ऑपरेशंस? हो सकता है रोल रिवर्सल हो जाए अगली जनरेशन में। नहीं, तो नुकसान किसका है? बिजनेस का ही है ना, Right. बिजनेस का ही नुकसान है ना। तो आपको ऐसे इश्यूज को सोच के चलना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। और आज की डेट में जब आप दोनों एज बिजनेस पार्टनर्स आर इन गुड टर्म्स, Right. क्रिएट रूल्स फॉर इट, है ना। और इसमें बैलेंस क्रिएट करा जा सकता है ना। बैलेंस क्रिएट इस तरीके से करा जा सकता है कि भाई जो बैक एंड पे है उसको थोड़ी सी पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा दे दो। आई थिंक मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में भी रिलायंस में बहुत दिन ये रहा था बिकॉज अनिल वॉज द फेस और मुकेश पीछे रहते थे, बट बाद में जब सामने आए दोनों तो पता लगा कि मुकेश इज मच कैपेबल। बात वो नहीं है। सपोज आई एम द फेस ऑफ द कंपनी, Right. राइट, एंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज टू बी डन, Right. तो आई इंसिस्ट माई ब्रदर वुड आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर्स, Right. राइट। तो आई एम क्रिएटिंग समथिंग कि भाई ये भी फेस है, Right. राइट। व्हेन दैट जेन्युइन एफर्ट इज मेड Right. to do that, it builds trust amongst the partners, Right. right? तो मतलब आप इसको जेन्युइनली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्वेबल है, हाँ, जो आपने स्पेसिफिक सिचुएशन बताई, राइट। पर मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके लाइफ टाइम की नहीं है। मेरी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप नहीं रहे हो। Okay. तो मेरी मेन इश्यूज पार्टनर्स में क्या होते हैं, पार्टनर्स जनरली जेल टुगेदर वेल इफ दे आर एबल टू डू इट, नहीं तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं करेगा। Right. तो शुरू के 2-3 साल में ही जो होना होगा हो जाएगा। Right. But a good running business with partners who gel together might not run to the next generation. भाई दो भाइयों ने मिलकर बिजनेस बनाया, जिस दिन से बच्चे आने शुरू हुए बिजनेस खराब होना शुरू हो गया। Right. ये ये point common यही है, common है। और ब्लेम जो मिल रहा है वो जनरेशन को मिल रहा है। ब्लेम उस जनरेशन का है ही नहीं, ब्लेम उस ओरिजिनल जनरेशन का जिसने बिजनेस सेट किया, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में रूल्स बनाए ही नहीं, सिस्टम नहीं बनाए, बातें छुपाई, ट्रांसपेरेंट नहीं रहे। सर वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो साइकिल पे रख के सामान बेचा। साइकिल पे रख के सामान तो बेचा, पर क्या आपने बिजनेस में कल्चर बनाया, फैमिली में कल्चर बनाया? कल्चर एक दिन में नहीं बनता। कल्चर ट्रांसपेरेंसी का होना चाहिए, कम्युनिकेशन का होना चाहिए। तो क्या वो बच्चा 21 साल का होते जैसे आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा उसके अंदर वो कल्चर डेवलप हो जाएगा? वो तो बचपन से एक फैमिली का कल्चर है ना। उस कल्चर को आप कैसे कह सकते हो कि एक दिन में डेवलप हो जाएगा? तो इफ देवर पीपल हु वर रियली इंटरेस्टेड इन देयर नेक्स्ट जनरेशन इन बिजनेस, वो पहले दिन से उनके यहाँ कल्चर होना चाहिए, है ना। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड यू कांट क्रिएट दोस थिंग्स ना। तो ये बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए और वो एकदम ट्रांजिशन जो है वो बहुत स्मूथ फेस में होना चाहिए। हु वांट्स व्हाट, किसको, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वो बिजनेस में नहीं आना चाह रहा, तो वो डिमार्केशन पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं, मेरे पे ऑप्शन होना चाहिए कि नॉन बिजनेस नॉन वर्किंग का ये होगा, वर्किंग के साथ ये होगा।
फ्यूचर तो किसी को नहीं पता। मेरे रूल बड़े क्लियर होने चाहिए कि भाई नॉन वर्किंग फैमिली मेम्बर्स के साथ ये रूल्स एप्लीकेबल हैं, वर्किंग के साथ ये रूल एप्लीकेबल। मैं दोनों के साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। अगर एक मेरा बच्चा अच्छा पायलट बन सकता है और उसका मन भी पायलट बनने का, मैं क्यों फोर्स करूँ मेरा बिजनेस कर। पर मैं उसके साथ जो उसका राइट है बीइंग माय चाइल्ड, वो डिनाई भी नहीं करना चाहता। दैट बैलेंस हैज टू बी क्रिएटेड एंड देयर इज नो गुड और बैड और राइट और रॉन्ग हियर ना। आप अपने दिमाग से सोचोगे ये सही है ये गलत है, मैं उसके 5-6 एंगल और दिखा सकता हूँ कि क्यों ये सही नहीं है और क्यों ये सही है, विच यू माइट नॉट बी एबल टू इवन थिंक ऑफ। फॉर एग्जाम्पल सर, कोई इसका एग्जाम्पल हो? इज इक्वल फेयर? हाँ, ये मेरी मेजर कंसर्न है। इज इक्वल फेयर? वेरी सेल्डम इक्वल इज फेयर अमंग योर इनहेरिटेंस। इक्विटेबल नहीं, जब दो बच्चे सेम नहीं है, राइट, सेम फैमिली सिचुएशंस नहीं है, सेम लाइफ की स्टेज पे नहीं है, आपने सेम उन पे पैसे खर्च नहीं करे, दोनों की इकोनॉमिक सिचुएशंस डिफरेंट है, दोनों आपकी केयर डिफरेंट करते हैं, दोनों के स्पाउसेस से रिलेशनशिप अलग हैं, दोनों की मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ की एबिलिटी अलग अलग है, पैसे बराबर कैसे देके जा सकते हो? सर एक जो मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं ड्यूरिंग आवर इंटरेक्शन, जो अगर सिबलिंग्स के अंदर एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और पहले के टाइम में एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता था, तो वहाँ पर फादर का बिजनेस, बेटा तो आ गया, बड़ा वाला बेटा तो बहुत जल्दी आ गया बिजनेस में, छोटा वाला बेटा स्कूल में ही था या वो पैदा, मतलब वो, और मैं डिफरेंस की बात करूँ 16-17 साल वाला डिफरेंस, उस केस में बहुत दिक्कत आती है कि बड़े वाले ब्रदर का, तो ये वाले केसेस हमने काफ़ी, मतलब अपने फैमिलीज में हमने ऑब्जर्व किए हैं कि वो वाले तो बच्चे, जो बड़े वाले बच्चे हैं उनके तो सारे काम होते गए टिल ही टर्न 50, उनके तो सारे काम हो चुके हैं, बट वो जो छोटे वाला है वो भी 35 साल का है या 32 साल का है, उसका तो बच्चा ही 3 साल का है, और फैमिली में ये चीज़ रहती है कि आप अपना चीज़ कैसे बचाओगे, या कंसर्न रहती है कि भाई आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये वाली चीज़ों को सर कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं इन वाली चीज़ों में? अब इसको एड्रेस करने की 2 स्टेजेस थी। जिसके ये बच्चे हैं, इज ही देयर और नॉट? इफ ही इज नॉट देयर, then the solution is different, and if he is there, then solution is different. if he is there, if he is there, then he should compensate that child जो अभी young है, for all things which he have already done for the elder child. उसके 3 बच्चों की शादी हुई है, उनको बाहर भेजने के पैसे तुमने खर्च करे, फैमिली ने खर्च करे है ना, exactly. तो ही शुड लीव प्रोविजन फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो, Exactly. और उसके बाद इक्विटेबल की बात करें, क्योंकि अब माइंडसेट एकदम डिफरेंट है। जो बड़ा वाला है वो क्लियर हो चुका है, उसकी सारी चीजें टेकन केयर ऑफ हैं। बाय whom? छोटे वाले को तो By whom? The family. the family, but Right. छोटे वाला तो तो वो you insecure need to कर रहा है। protect and transparently tell the elder son, भाई तेरे पे ये पैसे खर्च हुए हैं, आज उस टाइम ये खर्चा था, राइट? अगर वो पैसा हमारे पे होता, इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर बढ़ ही जाता, आज ये खर्चा है, मैं इसका प्रोविजन अलग करके जा रहा हूँ। पर कितने पेरेंट्स ये बात, कितने फादर या मदर अपने बच्चों से करते हैं ओपनली? वो क्या करेंगे, अनइक्वल कर जाएंगे, क्योंकि छोटे वाले को ज़्यादा दे रहे हैं, बड़े वाले को कम दे रहे हैं, क्योंकि ये सब है, बताया है ही नहीं। और वो बड़े वाला हमेशा सोचता है छोटे वाले ने इन्फ्लुएंस करके ज़्यादा ले ली। उसके दिमाग में ये कभी भी नहीं आएगा मेरे पे जो पैसे खर्च करें वो भी तो ज़्यादा है। वो तो खाली वो अमाउंट दिखेगा बैलेंस में, क्या मिला मुझे, राइट। इसका मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? प्लानिंग, एंड प्लानिंग एट अ स्टेज वेयर यू आर एबल टू प्लान, है ना। कल इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कल आप इस स्थिति में होगे कि प्लान कर पाओ और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओ, इट्स डाउटफुल, राइट। तो इफ़ यू हैव सिचुएशंस लाइक दिस जो आपने कहा, यू नीड टू प्लान, और इसमें कंसेंसस क्रिएट करो फैमिली मेंबर्स में। दोनों बच्चों को बुलाओ अपने, बताओ कि भाई ये मेरा कंसर्न है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उन बच्चों के स्पाउसेस को भी बुलाओ, उनको कभी ये मुझे लगता है, उनको साइड रखा जाता है सर डिसीजन मेकिंग नहीं, वो 50% ह्यूमन कैपिटल है फैमिली की, उनकी कंसेंट के बिना कोई एग्रीमेंट होल्ड ही नहीं करेगा। आपने बनाया ना उनको घर का सदस्य, राइट, तो उनको घर के सदस्यों की तरह ट्रीट करो। वेरी फाइन सर, ये डिस्कशन वैसे तो मैं चाहूँगा हम आगे भी बात करेंगे, बट अभी क्वेश्चंस और भी हैं, हम उसको बाद में चेक करेंगे। बट अगर आप सर इसको सम अप करना चाहें कि एक बिजनेस फैमिली को, तो एक बिजनेस
ओनिंग फैमिली का वन ऑफ द मेजर एसेट इज बिजनेस, राइट? First of all, they should protect their business for generations. And if they have issues like what we discussed today, planning is compulsory. Compulsory to ensure कि ये business चलता रहे और फैमिली को इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिलते हैं। दूसरा इस बिजनेस के जो रिस्क हैं वो मेरे पर्सनल एसेट्स पे स्पिल ओवर ना करें, वो उस बिजनेस तक ही मैक्सिमम लिमिट होके रह जाए, सो दैट वॉट एवर वेल्थ आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम दिस बिजनेस इज एटलीस्ट पास सिक्योरली टू माई नेक्स्ट जनरेशन। और उसी चीज में हम लोगों की हेल्प करते हैं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग या बिजनेस एस्टेट प्लानिंग, बिजनेस इनहेरिटेंस प्लानिंग, राइट? और दिस शुड बी डन बाय एवरी बिजनेस ओनर, irrespective of the kind of business you have, irrespective of the life stage you are, irrespective of the family structure you have, irrespective of the social strata you belong, right? आपको इसकी प्लानिंग एज बिजनेस ओनर करनी चाहिए। और ये जब बिजनेस सेटअप करते हुए अगर ये प्लानिंग करोगे तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। So does this mean कि जो स्टार्टअप्स वाले हैं हम उनको काफ़ी अच्छी तरह हेल्प कर सकते हैं इस केस में? हाँ, क्योंकि जब सेटअप हो रहा होता है ना तो हम स्ट्रक्चर में ही वो क्रिएट कर देंगे थिंग्स विच वुड प्रोटेक्ट द बिजनेस एंड वेल्थ। जब ऑलरेडी मतलब एक चीज़ है ना, एक आपने घर है उसके नक्शा ही ऐसा बनाया कि सब चीज़ सिक्योर्ड हो गई, तो ये बहुत और एक एग्जिस्टिंग घर बना हुआ है और आप कहते हो अब इसमें रिस्क है तो अब इसमें तोड़फोड़ करके करना पड़ेगा, फोड़ होगी, बट वो स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा रहेगा। सो स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत अच्छा वो है। वेरी नाइस सर। ये क्वेश्चंस हम सीरीज को आगे भी बढ़ाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। और इसके लिए हमारा पॉइंट जो है, हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि बिजनेस वेल्थ इन्हेंसमेंट, वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ ट्रांसफ़र, ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये बाद में करेंगे और बाद में दिक्कत आ जाती है। Thank you. Thank you. Thank you everyone for this episode.